हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यू। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, क्या होगा? क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है धन का केंद्रीकरण। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? पहला ऑप्शन है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता, चौथा ऑप्शन है संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। तो गैर नागरिकों को कौन सा अधिकार उपलब्ध है? तो वह है संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में क्या शामिल है? पहला है कृषि और पशुपालन का संगठन, दूसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना तथा उसे अक्षुण्ण रखना, तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तथा हिंसा से दूर रहना, चौथा है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना, पांचवा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व स्थान का संरक्षण करना, छठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन से कथन शामिल होगा। पहला है कृषि और पशुपालन का संगठन, ये बिल्कुल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। ठीक है, आर्टिकल 48 के तहत। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 48 के तहत, यानी ये ऑप्शन सही होगा। दूसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, ये आपके मौलिक कर्तव्य में आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तथा हिंसा से दूर रहना, ये भी आपका कथन गलत हो जाएगा क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य में आता है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। ठीक है, आर्टिकल 48 के तहत। ठीक है, और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व स्थानों का संरक्षण, ये भी आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है आर्टिकल 49 के तहत, यानी ऑप्शन पांचवा भी राइट होगा। छठवा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना ये आपके मौलिक कर्तव्य में आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 1, 4 और 5 यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में समान सिविल संहिता की बात की गई है? पहला ऑप्शन है प्रस्तावना में, दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकारों में, तीसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एक समान सिविल संहिता की बात किस में कहा गया है? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, आर्टिकल 44 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 44 में जो है समान सिविल संहिता की बात की गई है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े गए? पहला ऑप्शन है 84वां संविधान संशोधन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, ये है आपके 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया है, और इसके तहत जो है आर्टिकल 51 का जो है संविधान में जोड़ा गया है, 51 का। ठीक है, तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना, तीसरा है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, चौथा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। तो कौन सा मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन तीसरा अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, ये जो है मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपके मूल कर्तव्य में शामिल हैं। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना ये आपके मूल जो अधिकार है उसमें आता है आर्टिकल 17। ठीक है, मौलिक अधिकार है ये आर्टिकल 17 के तहत। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? पहला ऑप्शन है आम चुनाव में मतदान, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, चौथा ऑप्शन है संविधान का पालन तथा इसके आदर्श का सम्मान करना। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है कहा जा रहा है? तो ऑप्शन पहला आम चुनाव में मतदान, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है हमारा। और संविधान का पालन और इसके आदर्श का सम्मान करना, ये भी मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, शामिल है संविधान का पालन तथा इसके आदर्श का सम्मान करना। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है? पहला ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, दूसरा ऑप्शन है शाह आयोग, तीसरा ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार आयोग, चौथा ऑप्शन है के संथानम समिति। तो मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया है? तो वो है आपके स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51 का क जोड़ा गया है, ठीक है, संविधान में। और जो मूल कर्तव्य है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये है आपके सोवियत संघ के संविधान से इसे लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के संबोधन के विषय में सही क्या है? पहला, वह संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है, दूसरा है वह प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सम्मेलन को संबोधित करेगी, तीसरा है लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सम्मेलन को संबोधित करेगी, चौथा है प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह लोकसभा के प्रथम सम्मेलन को संबोधित करेगी। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है, राष्ट्रपति के संबोधन के विषय में। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला है वह संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है, बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी सदन के, ठीक है, संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है। दूसरा है वह प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सम्मेलन को संबोधित करेगी, ये भी सही है। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सम्मेलन को संबोधित करेगी, ये भी सही है। चौथा है प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह लोकसभा के प्रथम सम्मेलन को संबोधित करेगी, ये जो कथन है वो गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण की शपथ या प्रतिज्ञान कौन लेता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की जो शपथ या प्रतिज्ञान है कौन लेता है? तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 95, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 85, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 356, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 365। तो जो किस आर्टिकल के तहत जो है लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 85 के तहत जो है 85 के तहत लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है? ठीक है, पहला है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, दूसरा है विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, तीसरा है विधेयक को रोक कर रखना, चौथा है क्षमा प्रदान करना, पांचवा है संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, छठवां है संसद को संदेश भेजना, सातवां है न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति कौन सा है देखते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना ये विवेकी शक्ति में नहीं आता। दूसरा है आपका विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, ये राष्ट्रपति का विवेकी शक्ति है। विधेयक को रोक कर रखना ये भी राष्ट्रपति का विवेकी शक्ति में आता है। क्षमा प्रदान करना ये विवेकी शक्ति में नहीं आता। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना ये भी विवेकी शक्ति में नहीं आता। संसद को संदेश भेजना ये विवेकी शक्ति में आता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति ये विवेकी शक्ति में नहीं आता। तो 2, 3, 6 राइट आंसर होगा हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के विषय में सही क्या है?
पहला, यह एक प्रस्ताव के रूप में पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, यह 14 दिन के पूर्व सूचना पर लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। चौथा, यह लोकसभा के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यह दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। पांचवा, यह दोनों सदनों से निरपेक्ष बहुमत से पारित होना चाहिए। छठवां है, यह लोकसभा या राज्यसभा से पूरा स्थापित किया जा सकता है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा विषय सही है, ठीक है, महाभियोग के संबंध में। तो देखते हैं। पहला है, यह एक प्रस्ताव के रूप में पूरा स्थापित किया जाना चाहिए या किया जा सकता है, बिल्कुल सही ऑप्शन पहला। दूसरा है, यह 14 दिन की पूर्व सूचना पर लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ये कथन गलत है। अगला है, यह लोकसभा के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, ये कथन भी गलत है। अगला है, यह दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ये कथन सही है। पांचवा है, यह दोनों सदनों से निरपेक्ष बहुमत से पारित होना चाहिए, ये कथन गलत है। यह लोकसभा या राज्यसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। तो छठवां जो कथन है ये भी सही है, यानी कि 1, 4, 6 ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकन पत्र होना चाहिए। पहला है, 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा समर्थित। दूसरा ऑप्शन है, संसद के 50 निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और विधानसभा के 50 निर्वाचित सदस्यों द्वारा समर्थित। तीसरा है, विधानसभा के 50 निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और संसद के 50 निर्वाचित सदस्यों द्वारा समर्थित। चौथा ऑप्शन है, संसद के 50 निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और संसद के 50 निर्वाचित सदस्यों द्वारा समर्थित। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकन पत्र होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 50 मतदाताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कथन है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। ठीक है, तो इसका देखते हैं कि आंसर क्या होगा। तो कथन है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये जो कथन है बिल्कुल सही है कि कभी भी जो है अगर पद में रहते हुए राष्ट्रपति के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, ये जो कारण है ये गलत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, कथन सही है परंतु कारण गलत है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। पहला ऑप्शन है, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। दूसरा ऑप्शन है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तीसरा ऑप्शन है, संसद तथा विधानसभा दोनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। चौथा ऑप्शन है, मंत्रिमंडल द्वारा। तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, संसद तथा विधानसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य जो है मिलकर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, अगला है, आपके लिए आज का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 52, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 55, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 123, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।